स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। कामा सूत्रा। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कामा सूत्रा के बारे में। वही कामा सूत्रा जिसे लिखकर वात्स्यायन हमेशा के लिए अमर हो गए। वही कामा सूत्रा जो अपने आप में ज्ञान का भंडार है। हम जानते हैं कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष भारतीय सनातन सभ्यता के 4 मुख्य पुरुषार्थ यानी 4 मेन गोल्स ऑफ लाइफ माने जाते हैं। इनमें से काम के हर पहलू को कामा सूत्रा में गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ इतनी गहराई से डिस्कस किया गया है कि आज तक इसका कोई कंपैरिजन मौजूद ही नहीं है। यही कारण है कि इसे सारी दुनिया में सेक्सुअलिटी और एरोटिसिज्म पर बेस्ड ओल्डेस्ट सर्वाइविंग टेक्स्ट माना जाता है। लेकिन क्या हो अगर हम आपसे कहें कि दुनिया भर में कामा सूत्रा के बारे में जो भी समझा जाता है वो असल में एक आधा सच है। एक ऐसा आधा सच जिसे जानबूझकर और तोड़ मरोड़ के एक षड्यंत्र के जरिए फैलाया गया है। आज हम में से कुछ लोग भी शायद इसी षड्यंत्र का शिकार हैं, जिनको लगता है कि कामा सूत्र सिर्फ 2 बॉडीज के फिजिकल रिलेशनशिप और ओरिएंटेशंस का चित्रण करता है। असल में वेस्टर्न इंटरफेरेंस और खास तौर पर हमारी हिस्ट्री और हमारे कल्चर से डील करने के डिस्टॉर्टेड ब्रिटिश कॉलोनियल अप्रोच के कारण ही कामा सूत्रा, जो अपने आप में एक महान ग्रंथ था, उसे केवल एक इंडियन फैंटेसी सेंसुअल बुक की तरह प्रेजेंट किया गया। और इसे इस तरह से प्रस्तुत करने का एकमात्र कारण ही यही था कि ब्रिटिश इंपीरियल गवर्नमेंट इंडियन सिविलाइजेशन को एक बैकवर्ड लुकिंग और इंफीरियर कल्चर साबित कर सके। चलिए आज हम इसी विषय पर चर्चा करते हैं, जहां हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे वेस्ट ने कामा सूत्रा जैसे ग्रंथ को एक सेंसुअल कॉमिक पे तब्दील कर दिया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के जीएस पेपर 1 के आर्ट एंड कल्चर और इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक्स के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि एंशिएंट इंडियन लिटरेचर और कल्चर में ज्ञान का ऐसा भंडार है जिसका कंपैरिजन शायद ही हमें किसी दूसरे कल्चर के लिटरेचर में देखने को मिले। यही कारण है कि वेस्टर्न फिलोसफर्स और साइंटिस्ट द्वारा बहुत से सो कॉल्ड डिस्कवरीज या थ्योरीज जो अभी बीती कुछ सेंचुरीज में एस्टैब्लिश की गई हैं, उनमें से ज्यादातर के रूट्स हमें एंशिएंट इंडियन लिटरेचर में देखने को मिल जाते हैं। फिर चाहे वो आर्यभट्ट हो, कालिदास हो या फिर कौटिल्य, कहीं ना कहीं इन सभी के ड्यू क्रेडिट को छीन कर ही वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत सी फिलॉसफीज और थ्योरीज को प्रमोट किया गया है। तभी कॉलोनियल टाइमलाइन में भी ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई कि यूरोपियन एडवेंट के पहले भारतीय सभ्यता एक पिछड़ी हुई सभ्यता थी। तभी इसे कभी लैंड ऑफ स्नेक चार्मर्स कहा गया तो कभी भारतीयों को रेशियली इंफीरियर बताने की कोशिश हुई। आफ्टर ऑल ऐसा करने से ही वो ये बात साबित कर पाएंगे कि यूरोपियन या स्पेसिफिकली ब्रिटिश एडवेंट इन इंडिया भारत का शोषण और दोहन करने के लिए नहीं, बल्कि ऐसी पिछड़ी हुई सभ्यता को बैकवर्डनेस के अंधकार से निकालने के लिए किया गया था। दूसरी ओर ये भी कोई बहुत पुरानी बात नहीं है जब यही वेस्टर्न कल्चर भारतीय योग साधना और आयुर्वेदा का मजाक उड़ाया करता था। और आज देखिए पूरी दुनिया में योग का प्रचार जोर शोर से हो रहा है। यही नहीं, पावर योगा और हॉट योगा के नाम पर इसके कई वेस्टर्न वेरिएंट्स तक लॉन्च किए जाने लगे हैं। यहाँ तक कि अभी कुछ समय पहले ही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कुछ कमर्शियल आउटफिट्स ने योगिक रूटीन्स का पेटेंट तक करने की कोशिश की थी। वहीं इसके पहले भी बहुत से आयुर्वेदिक कॉम्पोजिशंस और फॉर्मूलाज, यहाँ तक कि टर्मरिक और नीम जैसे मेडिकल प्रॉपर्टीज वाले कॉमन हर्बल प्रोडक्ट्स को भी वेस्टर्न वर्ल्ड द्वारा पास्ट में पेटेंट करने की कोशिश करी जा चुकी है। अब आप पैरेलल यूनिवर्स या मल्टीवर्स की थ्योरी की ही बात कर लीजिए, जिसके बारे में बीते कुछ समय से एक अच्छी खासी बहस चल रही है, जिसपे बेस्ड साइंस बैक थ्योरीज डेवलप करने से लेकर फैंटेसी मूवीज तक बनाई जा रही हैं। लेकिन अगर आप हिंदू कॉस्मोलॉजी की थोड़ी भी जानकारी रखते हैं तो आप जानते ही होंगे कि हिंदू लिटरेचर में इस सो कॉल्ड नए कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कस किया गया है। 14 लोक और बर्थ रिबर्थ की साइकिल हिंदू कल्चर या लिटरेचर के लिए कोई नई बात नहीं है। इन्हें तो हमारे सबसे पुराने लिटरेचर और यहाँ तक कि वेदों और पुराणों में भी डिस्कस किया गया है। अगर आज के क्वांटम फिजिक्स के नॉन डुअलिटी के कॉन्सेप्ट की बात करें तो वो भी हमें हमारे उपनिषद्स और गीता में अद्वैत वेदांत के रूप में देखने को मिल जाता है। लेकिन फिर भी जो ज्ञान हमारी हजारों साल पुरानी संस्कृति को विरासत में मिला है, वेस्टर्न वर्ल्ड या तो उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता आया है या फिर उससे हमें छीनने की। मकसद केवल एक है, अगर खुद को बड़ा ना बना सको तो दूसरे को छोटा बनाने की कोशिश तेज कर दो। क्योंकि दोस्तों बात यहाँ सिर्फ ज्ञान या थ्योरीज की नहीं है,
बल्कि ये नॉलेज एक देश की सॉफ्ट पावर को भी रिफ्लेक्ट करता है और अपने सॉफ्ट पावर को ही बढ़ाने के लिए वेस्टर्न वर्ल्ड की ये एक बहुत पुरानी टैक्टिक रही है। मगर वेस्टर्न वर्ल्ड की कोशिश आज से नहीं, बल्कि इसकी शुरुआत ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के साथ हो गई थी। तभी तो जहां एक और नील बोर, हाइजेनबर्ग और श्रोडिंगर जैसे जाने माने फिजिसिस्ट के वेदास और उपनिषद से इंस्पायर होने के प्रमाण मिलते हैं, तो वहीं दूसरी ओर ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड में मैक्स मुलर जैसे न जाने कितने ही स्कॉलर्स को सिस्टमैटिकली इंडियन हिस्ट्री और कल्चर का डिस्टॉर्टेड वर्जन प्रेजेंट करने के लिए ऑफिशियली अपॉइंट तक किया गया था। तभी मैक्स मुलर अपनी पत्नी को लिखे एक लेटर में कहते हैं कि उन्हें ब्रिटिश इंडिया में संस्कृत लैंग्वेज में लिखे गए हिंदू एंशिएंट रिलीजियस और कल्चरल टेक्स्ट को इस तरह ट्रांसलेट करने के लिए एम्प्लॉय किया गया है जिससे हिंदूज का अपने कल्चर और फेथ से ही भरोसा उठ जाए। वहीं 1835 में जब ब्रिटिश सरकार इंग्लिश एजुकेशन एक्ट लेकर आई, तो उसी साल इस एक्ट के सूत्रधार माने जाने वाले थॉमस बेबिंगटन मैकॉली ने बड़ी शेखी के साथ कहा था कि ऑल ऑफ इंडियन लिटरेचर इज नॉट वर्थ अ सिंगल शेल्फ ऑफ ब्रिटिश लाइब्रेरी। अब आप सोच कर देखिए, आज से हजारों साल पहले रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य लिख देने वाली धरती के बारे में ये कह देना कितना उचित था, क्योंकि वेस्टर्न लिटरेरी वर्ल्ड के सभी नामी गिरामी धुरंधर राइटर, फिलोसफर और थिंकर उसके एनलाइटमेंट पीरियड में ही हुए हैं, जिनको आए अभी 1000 साल भी पूरे नहीं हुए, जबकि भारत के साइंस और लिटरेचर का इतिहास इससे कई गुना पुराना है। यही कारण है कि अक्सर वेस्टर्न वर्ल्ड अपनी झेप मिटाने को ग्रीस और रोमन सिविलाइजेशन के कॉन्ट्रीब्यूशंस में अपनी जड़ें ढूंढने लगता है, और जब इसके बाद भी वो खुद को पिछड़ता हुआ पाता है तो वो फिर इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर को ही अंडरमाइन करने की कोशिश करता है और कई सालों से करता आया है। ऐसी एक कामयाब कोशिश उसने कामासूत्र के साथ ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड के दौरान भी की, जहां उसने इस महान ग्रंथ को इस तरह से डिस्टॉर्ट किया कि आज तक ये अपनी सही पहचान नहीं पा सका है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि आखिर इस दौर में ऐसा क्या हुआ कि कामासूत्र एक पॉर्न मैगजीन में बदल गया। दोस्तों, जब 19वीं सेंचुरी में पहली बार ब्रिटिश सरकार की ओर से इंडियन लिटरेचर को समझने और उसे संस्कृत से इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का काम सिस्टमैटिक वे में शुरू हुआ, तब पहली बार विक्टोरियन इंग्लैंड के कॉलोनियल स्कॉलर्स को ऐसे लिटरेरी और कल्चरल मार्वल्स को पढ़ने का मौका मिला जिसकी कल्पना उन्होंने सपने में भी नहीं की थी। ऐसे में जब उनके हाथ कामासूत्र लगा, जिसमें सेक्सुअलिटी और उससे जुड़े दूसरे एस्पेक्ट्स को इतना विविडली और ओपनली डिस्कस किया गया था, तो संकीर्ण सोच वाली ब्रिटिश सोसाइटी से आने वाले इन स्कॉलर्स के लिए उसे ऑब्जेक्टिवली कॉम्प्रहेंड करना तक मुश्किल हो गया। यही कारण है कि वेस्टर्न कल्चर के लिए कामासूत्र एक एक्रोबैटिक सेक्सुअल पोजीशंस के कंपाइलेशन से ज्यादा कुछ बन ही नहीं पाया। कामासूत्र का पहला इंग्लिश ट्रांसलेशन 1883 में ओरिएंटलिस्ट सर रिचर्ड फ्रांसिस बर्टन द्वारा प्राइवेटली प्रिंट करवाया गया। ओरिएंटलिस्ट सर रिचर्ड फ्रांसिस बर्टन द्वारा प्राइवेटली प्रिंट करवाया गया। असल में 18th और 19th सेंचुरी के वो वेस्टर्न स्कॉलर्स जो एशियन सोसाइटीज के लैंग्वेजेस, लिटरेचर्स, रिलीजन्स, फिलॉसफीज, हिस्ट्रीज, आर्ट्स और लॉस की स्टडीज को प्रमोट करने और वेस्ट को उन्हें समझाने के पक्ष में थे, वो ओरिएंटलिस्ट कहलाते थे। लेकिन अपनी इस कोशिश में ये ओरिएंटलिस्ट अक्सर ओवर सिंप्लीफिकेशन या पैट्रोनाइजिंग टोन एक्वायर कर लेते थे। इसके चलते इस ग्रंथ को रिस्पॉन्सिबली ट्रांसलेट करने के बजाय विक्टोरियन ब्रिटिश एटीट्यूड को सूट करने वाले फॉर्म में एडिट कर दिया गया। यहाँ हमें याद रखने की जरूरत है कि कामासूत्रा का ये बर्टन्स वर्जन 1880s के एक ऐसे फेज में प्रोड्यूस किया गया था जब विक्टोरियन माइंडसेट और प्रोटेस्टेंट प्रोसेलिटाइजर्स हिंदू कल्चर, आर्ट, लिटरेचर और इंडियन आइडेंटिटी के फॉल्ट्स निकालने और उसे अटैक करने में बिजी थे। हिंदुइज्म से जुड़े हर तथ्य को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा था। ऐसे में कामासूत्रा के इस ओपन डिस्कशन ऑफ सेक्स में पूरी 19वीं सेंचुरी यूरोपियन सोसाइटी को स्कैंडलाइज कर देने की ताकत थी, जो उस समय खुद अपने आप में बैकवर्ड लुकिंग स्टेट में थी। यही कारण है कि ऑब्सीन पब्लिकेशन एक्ट ऑफ 1857 के तहत ब्रिटिश एम्पायर खुद हर टेक्स्ट को अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग ही सेंसर किया करता था। इसी के चलते बर्टन के डिस्टॉर्टेड कामासूत्रा को भी इंग्लैंड और यूनाइटेड स्टेट्स में पब्लिश करना इलीगल था और ये बैन 1962 तक यूं ही बना रहा। लेकिन मॉडर्न एरा में बहुत से हिंदू टेक्स्ट को पब्लिश करने वाले और कामासूत्र को ट्रांसलेट करने वाले अक्लेम्ड इंडोलॉजिस्ट वेंडी डॉनेगर के अनुसार बर्टन के इस इंग्लिश ट्रांसलेशन ने ही कामासूत्रा की ओरिजिनल आइडेंटिटी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। कारण ये था कि ऑफिशियल बैन के बावजूद
1883 के बाद से ही बोल्टन का ये एडिटेड कामा सूत्रा इंग्लिश लैंग्वेज की वन ऑफ द मोस्ट पायरेटेड बुक्स बन गई, जो आने वाले समय में पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में सेक्सुअल पोजीशंस के एक गुप्त ज्ञान की तरह फैल गई। जबकि इस पूरी किताब को ब्रिटिश माइंडसेट के अकॉर्डिंग ऑल्टर कर दिया गया था, जहां वो शब्द जो इस किताब में इस्तेमाल ही नहीं हुए थे उन्हें भी बेवजह इसमें जोड़ दिया गया था, और जो मेटाफिजिकल और फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स इसमें डिटेल में डिस्कस हुए थे उन्हें अनइम्पॉर्टेंट मानकर हटा दिया गया। डोनिगर के अकॉर्डिंग ये कॉन्शियस और इनकरेक्ट वर्ड सब्स्टिट्यूशन ओरिएंटलिस्ट मीन्स को सर्व करने के लिए किया गया था, जिससे ये एक फिलोसॉफिकल और लिटरेसी टेक्स्ट न लगकर मेयरली अपेंडेजेस या फैंटेसीज ऑफ वियर्ड एंड डार्क पीपल ऑफ इंडिया बनकर रह जाए। वहीं दूसरी ओर ओरिजिनल कामा सूत्रा में जेंडर इक्वालिटी मेंटेन करते हुए विमेन के पर्सपेक्टिव को भी पूरी तरह से ध्यान में रखा गया। यही नहीं, इसमें विमेन के स्ट्रॉन्ग प्रिविलेजेस और वाइज ओपिनियंस को भी डिटेल में समझाया गया है। लेकिन विक्टोरियन एरा की मेल डोमिनेंट सोसाइटी में ये थिंकिंग एक्सेप्टेबल नहीं होती। ऐसे में इसके इंग्लिश वर्जन में एक टिपिकल ओरिएंटलिस्ट मैनर को फॉलो करते हुए पूरे ग्रंथ को एक मेल सेक्सुअल फैंटेसी के तौर पर रिप्रोड्यूस कर दिया गया, जिससे पूरा इंडियन कल्चर ही डीह्यूमनाइज होता दिखाई पड़ता है। इस बारे में इंडियन स्टडीज और कंपैरेटिव रिलीजन के फेमस प्रोफेसर डेविड सुलमन का भी यही मानना है कि बोल्टन का ये वर्जन एक डिफरेंट माइंडसेट से प्रोड्यूस किया गया था, जिसमें ओरिजिनल टेक्स्ट को विक्टोरियन और एक पोर्नोग्राफिक डिलाइट की तरह प्रेजेंट किया गया, जिससे ये महान ग्रंथ एक एंशिएंट हिंदू पोर्नोग्राफी बनकर रह गया। वहीं जब 1960s और 70s में वेस्टर्न सोसाइटीज ने पहली बार सेक्सुअल रिवॉल्यूशन एक्सपीरियंस किया, तब जाकर उनकी लिबरेटेड सोसाइटी ने कामा सूत्रा को रीडिस्कवर करने की कोशिश की, लेकिन काफी हद तक एक बार फिर वो केवल टिप ऑफ द आइसबर्ग तक ही सीमित होकर रह गए। कारण एक बार फिर लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग और फ्लॉड रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी थी, या शायद वो इंडियन कल्चर और फिलॉसफी को इससे ज्यादा जानने की कोशिश ही नहीं करना चाहते थे। यही कारण है कि आज भी वेस्टर्न सोसाइटी और सेल्फ अवेयरनेस के अभाव में हम भी कामा सूत्रा को इस मिस इंटरप्रिटेशन के आगे नहीं देख पाते। अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर वेस्टर्न वर्ल्ड में कामा सूत्रा को डिस्टॉर्ट करके केवल एक सेक्स रूपी निबंध में बदल दिया गया है, तो इसका असली स्वरूप आखिर है क्या? आखिर इसमें ऐसा क्या है कि आज तक इन टॉपिक्स को डिस्कस करने वाला इसके पैरेलल में कोई और ग्रंथ बन ही नहीं पाया? तो चलिए अब हम कामा सूत्रा की एक्चुअल वैल्यू को भी ब्रीफली जान लेते हैं। दोस्तों, जैसा हमने आपको बताया कि वैदिक सनातन सभ्यता में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चार पुरुषार्थ सबसे अहम माने गए हैं। ऐसे में यदि हम इंडियन क्लासिकल लिटरेचर पर गौर करें तो जहां एक और मनुस्मृति धर्म को और कौटिल्य द्वारा लिखी अर्थशास्त्र अर्थ के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कराती है, ठीक उसी तरह काम या प्लेजर के बारे में डिटेल्ड एनालिसिस हमें कामा सूत्रा में देखने को मिलता है। ऐसे में कामा सूत्रा रिलीजन, पावर और प्लेजर के ट्राइएड को कंप्लीट करने का काम करती है। कामा सूत्रा एक सेक्स गाइड नहीं बल्कि एक ऐसा ग्रंथ है जो आर्ट ऑफ लिविंग सिखाता है, जो केवल किताबी बातें या मोरल साइंस के इम्प्रैक्टिकल लेक्चर्स देने के बजाय आम जिंदगी की असल परेशानियों का हल ढूंढने की कोशिश करता है, जिसमें केवल सेक्सुअल रिलेशनशिप्स ही नहीं बल्कि हाउस होल्ड और सोसाइटी के रिलेशनशिप्स को मैनेज करने का सार दिया गया है कि आखिर एक घर को और एक मैरिड लाइफ को कैसे मेंटेन किया जाना चाहिए, जो लिखा तो 4th सेंचुरी BC से 2nd सेंचुरी AD के बीच में कहीं था, लेकिन उसमें लिखी गई बातें आज हजारों साल बीत जाने के बाद भी रेलेवेंट और एप्लीकेबल दिखाई देती हैं। तभी इसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स से लेकर कोर्टशिप और लॉज ऑफ अट्रैक्शन तक के सिद्धांत देखने को मिलते हैं। हालांकि कामा सूत्रा में इन सभी कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स को डिस्कस करने के साथ साथ ये जगह जगह पर एक मोरल कंपास या गाइडलाइन मेंशन की गई है, लेकिन इस प्रोग्रेसिव लिटरेचर में सोसाइटी की सभी अच्छी या बुरी माने जाने वाले इंटरैक्शंस को पूरी डिटेल और प्रैक्टिकलिटी के साथ डिस्कस किया गया है। अगर हम कामा सूत्रा पर गौर करें तो ये 7 भागों में बटा हुआ है। इसमें पहला है साधारण यानी जनरल प्रिंसिपल्स, जिसमें 4 पुरुषार्थों का पालन करते हुए एक ऑनरेबल लाइफ जीने और नॉलेज एक्वायर करने से रिलेटेड फिलॉसफी और एडवाइस देखने को मिलती है। इसका दूसरा भाग है सांप्रयोगिक यानी एमॉर्मस एडवांसेस और सेक्सुअल यूनियन। यही वो भाग है जो यूं तो कामा सूत्रा का 20% ही है, लेकिन सारी कामा सूत्रा की किताबों को इसी के इर्द गिर्द बांध दिया गया। यही हमें 64 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्सुअल एक्ट्स और आर्ट ऑफ लव मेकिंग से जुड़े दूसरे पहलुओं को देखने को मिलता है। लेकिन कामा सूत्रा का ये भाग भी सेक्सुअल एक्टिविटीज से आगे बढ़कर एक इमोशनली फुलफिलिंग लाइफ जीने का तरीका समझाता है। कामा सूत्रा का तीसरा भाग है कन्या संप्रयोगतक यानी एक्वायरिंग अ वाइफ।
इसमें एक बैचलर के लिए वेज ऑफ कोर्टिंग अ वुमेन के सभी और ऑनरेबल तरीकों के बारे में बताया गया है। अब आप ईमानदारी से सोच के देखिए कि क्या ऐसी ही एडवाइसेस के लिए आप अपने दोस्तों और दूसरी क्लिकबेट वेबसाइट्स को इस्तेमाल नहीं करते। ऐसे में कामासूत्रा का यही रेलेवेंस है कि वो हजारों साल बाद आज भी इस तरह के प्रैक्टिकल लाइफ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है। इसी तरह कामासूत्रा का चौथा भाग है भार्याधिकारिका यानी ड्यूटीज एंड प्रिविलेजेस ऑफ द वाइफ। हालांकि ये भाग एक वाइफ की ट्रेडिशन ड्यूटीज को डिस्कस करता है, मगर इतने सालों में हमारे सोशल सेटअप और लाइफस्टाइल में आए चेंजेस की वजह से आज ये भाग उतना रेलेवेंट नहीं रह गया है। कामासूत्रा का फिफ्थ पार्ट यानी पराधिका फ्रेंड्स एंड फैमिली से अपने रिलेशंस अच्छे बनाए रखने के लिए एक ग्रेट इंसाइट प्रोवाइड कराता है। इसमें इमोशंस को समझने से लेकर फ्रेंड्स और फैमिली के साथ डीप बॉन्ड्स मेंटेन रखने के तरीके भी बताए गए हैं। हालांकि इसके सिक्स्थ पार्ट वैश्विक या कोर्टिसंस को उस समय के रॉयल स्टेटस वाले लोगों के लिए लिखा गया था, जो भले ही आज इररिलेवेंट लगे, लेकिन इसमें फ्रेंड्स, फैमिली और लवर्स रिलेशनशिप में आई कॉम्प्लेक्सिटी को फिक्स करने और एक सक्सेसफुल सोशल लाइफ जीने का ज्ञान प्राप्त होता है। वहीं इसके सेवेंथ और आखिरी भाग औपनिषदिक या ऑकल्ट प्रैक्टिसेस में हमें सेक्सुअल लेजेंड्स, मिथ्स और प्रैक्टिस से लेकर पर्सनल ग्रूमिंग, यूज ऑफ परफ्यूम्स एंड ऑयल्स और सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के रेमेडीज तक देखने को मिलते हैं। अब आप खुद सोच कर देखिए, टीनेज जहां हम सबकी जिंदगी में पहली बार रिलेशनशिप्स और सोशल इंटरेक्शंस को लेकर एक कौतूहल पैदा करता है, तब से लेकर जीवन के अंत तक ये एक या दूसरे फॉर्म में ऐसे ही बना रहता है। खासतौर पे आज के इस दौर में जहां मैरिज या रिलेशनशिप काउंसलिंग से लेकर ऑफिस पॉलिटिक्स के कम्युनिकेशन चैनल तक में मेन इशू रिलेशनशिप की कॉम्प्लेक्सिटी ही है। उदाहरण के लिए कामासूत्रा में हमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, ओपन मैरिजेस और आर्ट ऑफ चीटिंग इन अ रिलेशनशिप जैसे कॉम्प्लेक्स इश्यूज के भी डिटेल डिस्क्रिप्शन देखने को मिलते हैं, जिन्हें वात्सायन अपने कामासूत्रा में ना करने की सलाह तो देते हैं, लेकिन साथ साथ इन्हें सक्सेसफुली करने और इनसे बचने दोनों के उपाय भी बताते हैं। अब भले ही हम अपने मोरल कंपास पर ऐसे कैसे भी जज करें, लेकिन फिर भी हम इस बात से मुंह नहीं फेर सकते कि आज की सोसाइटी में कॉम्प्लेक्स इंटरपर्सनल या सेक्सुअल रिलेशनशिप्स एग्जिस्ट नहीं करते, तो क्या वहां कामासूत्रा का ज्ञान एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर सकता? क्योंकि जहां एक और ऑर्थोडॉक्स वेस्टर्न जूडियो क्रिश्चियन कल्चर में कार्नल प्लेजर्स और डिजायर्स को शेमफुल माना जाता है, वहीं एंशिएंट इंडिया में भी कामासूत्रा ने सेक्स जैसी बेसिक नीड को एक फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड और स्पिरिचुअल स्टेटस प्रोवाइड करने का काम किया है। यही नहीं, कामासूत्रा में डिस्कस किए गए तृतीय प्रकृति या थर्ड जेंडर, ट्रांसजेंडर और नॉन हेटेरोसेक्सुअल पर्सनल्स को भी रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करता है। ऐसे में हमें इसकी इंक्लूसिव अप्रोच भी देखने को मिलती है, जिसे आज तक दुनिया भर के कल्चर्स और सोसाइटीज एक्सेप्ट नहीं कर पाई हैं। वहीं दूसरी ओर कामासूत्रा का इंडियन कल्चर में भी एक अमूल्य योगदान है। ऐसे में उसे केवल एक बुक ऑफ सेक्सुअल पोजीशन की तरह प्रेजेंट करना कहां तक सही है? उदाहरण के लिए वात्सायन की कामासूत्रा में हमें पेंटिंग के 6 मेन प्रिंसिपल्स या लिम्स यानी षडंग कहा जाता है, उनके बारे में भी डिटेल डिस्क्रिप्शन देखने को मिलते हैं, जो इस प्रकार हैं: रूप भेद, वैरायटी ऑफ फॉर्म, सादृश्य, पोर्ट्रेयल ऑफ लाइकलीनेस ऑफ द सब्जेक्ट, भाव, क्रिएशन ऑफ लस्टर एंड ग्लीम विद द कलर्स, वर्णिका भंग, मिक्सिंग ऑफ कलर्स टू रिजेंबल द इफेक्ट ऑफ मॉडलिंग, प्रमाण, प्रोपोर्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ सब्जेक्ट, लावण्य योजना, इमर्शन ऑफ इमोशंस। साथ ही कामासूत्रा में हमें इंडियन क्लासिकल डांस, ड्रामा, सिंगिंग और कलिनरी आर्ट्स या कुकिंग के बारे में भी बहुत सी माइन्यूट डिटेल्स देखने को मिलती हैं, जिससे हमें इन इंडियन क्लासिकल आर्ट के साथ साथ उस समय की सोफिस्टिकेटेड इंडियन सोसाइटी के बारे में भी जानने का मौका मिलता है। यही नहीं, खजुराहो के वो मंदिर जिन्हें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस प्राप्त है, उन पर अंकित कलाकृतियां भी कामासूत्रा से ही प्रेरित है। ऐसे में कहना अनुचित नहीं होगा कि वो इंडियन आर्ट, आर्किटेक्चर और कल्चर जिस पर हम सभी इतना गर्व करते हैं, उसकी नींव स्थापित करने में कामासूत्रा का भी अपना यूनिक कंट्रीब्यूशन है। दोस्तों, एक वेल रिटन लिटरेचर भी कभी भी अपने आप में टाइमलेस नहीं हो सकती। आफ्टर ऑल, जिस समय वो लिखी गई तब की सोसाइटी और उस समय की सोच अलग रही होगी। तभी आप किसी भी रीजन की कोई भी लिटरेचर उठाकर देख लीजिए, उसमें कोई ना कोई एलिमेंट्स ऐसे ही होंगे जो आपको प्रेजेंटली एक्सेप्टेबल ना लगे। फिर भी ये लिटरेचर ही है जो हमें सारी टाइमलाइन को पीछे छोड़ते हुए उस समय में झांकने का एक पोर्ट्रेयल प्रदान कराती हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि बिना किसी प्री कंसीव्ड नोशन के अनबायस्ड होकर ही उसे देखा जाए, जो शायद वेस्टर्न वर्ल्ड कभी भी इंडियन लिटरेचर के साथ नहीं कर पाया और शायद ना कर पाएगा। और वो हमेशा इसी कोशिश में लगा रहा कि कैसे वो भारत और इसके अतीत को नीचे दिखा सके।
ऐसे में जरूरी हो जाता है कि हम अपने इतिहास को जानें, हम अपने लिटरेचर्स को पढ़ें और अपने सांस्कृतिक विरासत का प्रचार प्रसार करें। और इसी उम्मीद के साथ आज के वीडियो को हम यही विराम देते हैं। लेकिन जैसा हमने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के लिहाज से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जो आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। द क्वेश्चन इज, द यूटिलिटेरियन इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन बाय द ब्रिटिश हैज रिजल्टेड इन डिस्टॉर्शन ऑफ द इंडियन हिस्ट्री, द इफेक्ट्स ऑफ व्हिच कैन बी स्टिल फेल्ट टुडे। कमेंट। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो